आज हम झांक रहे हैं आर्नोल्ड बेनेट की एक काफ़ी पुरानी किताब के पन्नों में, मेंटल एफिशिएंसी एंड अदर हिंट्स टू मेन एंड वुमेन। हाँ, ये तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। बिल्कुल, लेकिन इसमें दिए गए जो सुझाव हैं दिमाग को तेज करने के और जिंदगी को बेहतर समझने के, वो आज भी चौंकाते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इसी किताब से कुछ ज़रूरी बातें निकालना, देखना कि ये जो 20वीं सदी की शुरुआत की सोच है वो आज हमारे किस काम आ सकती है। हाँ चलिए तो फिर इस पुरानी, कह सकते हैं, बुद्धिमानी की तह तक चलते हैं। हाँ, और ये उस जमाने की बात है जब लोग कसरत और सेहत पर तो ध्यान देने लगे थे, बॉडी पर। हाँ हाँ, लेकिन दिमागी वर्जिश या मानसिक चुस्ती, उसकी बात कमी होती थी। बेनेट इसी बात पर, इसी विरोधाभास पर हैरान थे। ये शरीर के लिए इतने जतन पर दिमाग के लिए इतनी लापरवाही क्यों? बिल्कुल। बेनेट एक बड़ी मजेदार तुनिया से शुरू करते हैं। वो कहते हैं लोग सुबह उठकर पता नहीं क्या क्या करते हैं, फर्श पर लेटकर सिर के बल खड़े होके घंटों पसीना बहाते हैं, जैसे पुराने जमाने के योद्धा करते थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या कोई ये सोचता है कि रोज सिर्फ 15 मिनट, बस 15 मिनट अपने दिमाग को धार देने के लिए निकाले जाएं? नहीं, ये ख्याल कम ही आता है। कमाल की बात है ना? बिल्कुल। और बेनेट का तर्क यही था कि भाई हमारा दिमाग वो शरीर से कई ज्यादा पेचीदा है, कई ज्यादा जटिल, और अक्सर ज्यादा अनदेखी का शिकार भी होता है। फिर भी हम उसे सुधारने की कोई खास कोशिश नहीं करते। जैसे कोई सैर पर जाकर थक जाए तो सोचता है, अरे शरीर कमजोर हो गया, रोज चलना पड़ेगा। हाँ, ये तो होता है। लेकिन अगर कोई मुश्किल किताब पढ़ते हुए मान लीजिए 15 मिनट में ही ऊब जाए या थक जाए, तो वो मान लेता है कि बस मेरा दिमाग ही ऐसा है। हाँ, कि ये मेरे बस का नहीं। ये नहीं सोचता कि दिमाग की भी तो कसरत की जरूरत है। और वो जो एक हल्का सा अफसोस होता है ना कि अरे कितना कुछ सीख सकते थे, जान सकते थे, पर कर नहीं पाए। हाँ, एक मलाल सा। बेनेट कहते हैं ये अफसोस इतना गहरा नहीं होता कि लोग सच में कुछ बदलें। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई ज्ञान के भरे समंदर के किनारे खड़ा है, लहरें देख रहा है पर पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा। बहुत अच्छी मिसाल है। यहाँ असली मुद्दा बेनेट के हिसाब से योग्यता या समय की कमी का नहीं है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर लोगों के पास समय तो होता है, अगर चाहे तो निकाल सकते हैं। असली कमी है इच्छा शक्ति की और लगातार कोशिश करने की। बेनेट मानते थे कि हमारी ये जो मानसिक मशीन है वो अक्सर नजरअंदाज होने के कारण एक तरह से कमजोर पड़ जाती है। तो फिर रास्ता क्या है, इसका इलाज क्या है? बेनेट कुछ ठोस सलाह देते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कोशिश तो करते हैं पर अटक जाते हैं। हाँ, नाकाम हो जाते हैं। हाँ, पहला कदम वो बताते हैं, शुरू में बहुत बड़ा लक्ष्य मत रखिए। एक छोटा आसान सा काम चुनिए। जैसे उन्होंने मिसाल दी, 1 महीने में कोई पतली सी किताब 2 बार पढ़ना। हाँ, और उस पर पेंसिल से निशान लगाना, नोट्स बनाना। हाँ, ये नाकामी से बचने का तरीका है, क्योंकि नाकामी जो है वो हौसला तोड़ देती है। सही बात है। जब कुछ हासिल होता है ना, छोटा सा भी, तो दिमाग को ताकत मिलती है। एक कह सकते हैं सेहतमंद फख्र महसूस होता है। अच्छा, और दूसरा नुक्ता? दूसरा नुक्ता है, अपने इरादों का ढिंढोरा मत पीटिए। ओहो, ये क्यों? क्योंकि अक्सर दोस्तों या परिवार वालों का मजाक या उनका शक वो हमारे इरादों को कमजोर कर देता है। हाँ, ये तो होता है, लोग टोकते हैं। हाँ, तो बेहतर है चुपचाप अपने काम में लगे। और तीसरा जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, वो कहते हैं अपने रोजमर्रा के कामों को फिर से जमाना होगा, रीअरेंज करना होगा। टाइम टेबल बदलना होगा। हाँ, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ये नहीं कि सिर्फ नींद कम कर ली या बीच में कहीं से फुर्सत निकाल ली, इससे बात नहीं बनेगी। प्रॉपर जगह बनानी होगी। हाँ, बेनेट कहते हैं कि दिन का जो अस्त व्यस्त जंगल है उसमें बाकायदा एक खाली जगह बनानी होगी। अगर आधा घंटा चाहिए सोचने पढ़ने के लिए, तो पूरे 1 घंटे का इंतजाम करें। अच्छा, थोड़ा बफर लेकर चलें। हाँ, और वो तो यहाँ तक कहते कि थोड़ी शारीरिक कसरत कम की जा सकती है। अरे, ये तो आजकल के सबसे उल्टी बात लगती है। हाँ, लेकिन उनका मानना था कि लोग उस जमाने में शरीर पर शायद जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे थे और दिमाग पीछे छूट रहा था। फिर बेनेट कुछ दिमागी कसरतों की बात करते हैं। हाँ, जैसे संगीत सीखने के लिए उंगलियों का अभ्यास होता है ना। हाँ, रियाज जिसे कहते हैं, वैसी ही दिमागी कसरत। इनमें से एक है कविता याद करना। कविता याद करना आजकल कौन करता है? हाँ, लोग इसमें हिचकते हैं, पर बेनेट कहते हैं ये एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। ये बात तो सही है। एकाग्रता की कमी ही तो मानसिक कमजोरी की एक बड़ी निशानी है। जब आप कुछ याद करते हैं तो मन को एक जगह टिकाना पड़ता है। हाँ। बेनेट एक और अभ्यास सुझाते हैं। कोई भी एक पेज पढ़ें
कुछ भी। और फिर जो याद रहे उसे अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। अच्छा, बिना देखे? हाँ, बिना देखे, रोज 15 मिनट। वाह। वो कहते हैं ये जादू की तरह काम कर सकता है। और लिखने के बारे में भी वो कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। बेनेट लिखने को बहुत जरूरी मानते हैं, चाहे आप लेखक बनना चाहते हो या नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि वाक्य बनाना, अपने विचारों को एक सिलसिलेवार ढंग से पेश करना, ये अपने आप में एक बेहतरीन दिमागी कसरत है। वो डायरी से बेहतर जर्नल को मानते हैं। डायरी में तो हम सिर्फ अपने बारे में लिखते हैं। हाँ, आज क्या हुआ, कैसा महसूस किया। हाँ, जबकि जर्नल में आप आसपास की दुनिया, लोग, घटनाएं, पढ़ी हुई किताबें, इन सब पर लिखते हैं, सोचते हैं। इसी सिलसिले में क्या वो ध्यान या मेडिटेशन जैसी चीजों की भी बात करते हैं? हाँ, करते हैं। वो इसे मानसिक शांति या मन को साधने का तरीका बताते हैं, मन को पूरी तरह काबू में लाने के लिए, उसे ज्यादा ग्रहणशील मतलब रिसेप्टिव बनाने के लिए। अच्छा। और दूसरों के विचारों को बस यूं ही दोहराने की जो आदत होती है ना, उसे कम करने के लिए। हाँ, तो कैसे किया जाए ये? वो कहते हैं रोज 10 मिनट पूरी नियमितता से किसी ऊंचे और शांत विचार पर ध्यान लगाना। जैसे कोई दार्शनिक विचार या कोई आध्यात्मिक सिद्धांत। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर मन को साधने के लिए ये जरूरी है, ऐसा उनका मानना था। अब एक और बड़ी अजीब सी मतलब थोड़ी चौंकाने वाली बात बेनेट कहते हैं। वो कहते हैं हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हम दूसरों पर क्या असर डाल रहे हैं। कैसे? हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले वो हमारे बारे में एक छवि बना लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि वो छवि क्या है। अच्छा। वो कहते हैं कभी कभी जब हम अचानक आईने में खुद को देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि अच्छा ये हम है, जैसे किसी अजनबी को देख रहे हो। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है। ये हमारी अपनी जो आत्म छवि है और दुनिया की नजर में जो हमारी छवि है, उसके फर्क की बात है। बेनेट कहते हैं कि असली छाप जो है वो अनजाने में ही बनती है। कोई कितना भी दिखावा करे, उसका जो बुनियादी किरदार है वो छुपता नहीं। तो लोग पहचान जाते हैं असलियत। हाँ, उनका मानना था कि लोग चाहे दोस्त हों या परिवार वाले, वो हमें उतनी ही बारीकी से देखते हैं जितनी बारीकी से हम उन्हें देखते हैं। और वो ये भी जोड़ते हैं कि दोस्ती में सबसे जरूरी चीज दिल की नेकी है, काइंडनेस ऑफ हार्ट। हाँ, और ये ऐसी चीज है जो अगर आपके स्वभाव में ना हो तो सिखाई नहीं जा सकती, पैदा नहीं की जा सकती। अच्छा, अब आते हैं नए साल के संकल्पों पर, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस। बेनेट इनका जिक्र करते हुए थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। हाँ, कि हम सब बनाते हैं पर टिकते कितने हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं असली मुद्दा संकल्प बनाना नहीं बल्कि अतीत से पीछा छुड़ाना है, ब्रेकिंग विद द पास्ट। उनका मानना है कि जीवन का मतलब ही है लगातार अतीत को पीछे छोड़ना, क्योंकि अतीत तो हो चुका, उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, उस पे बहुत ज्यादा अटके रहना ठीक नहीं। हाँ, वो एक पति का बड़ा मजाकिया किस्सा सुनाते हैं। वो पति कहता था कि वो हमेशा से एक ही तरह की हैट पहनता आया है बरसों से, इसलिए अब बदल नहीं सकता। ये तो जबरदस्ती की रूढ़िवादिता हुई। हाँ, इरैशनल टोरीइज्म कहते हैं वो इसे। बेनेट कहते हैं अतीत जो है वो सिर्फ एक तजुर्बा है, एक प्रयोग है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या करें? हमें अपने जीवन को, अपने हालात को रोज एक नई नजर से देखने की कोशिश करनी चाहिए। मानो आज ही हमारा पहला दिन है। अच्छा। कल्पना का इस्तेमाल करें। अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को ऐसे देखें जैसे पहले कभी नहीं देखा। शायद यही नजरिया हमारे नए संकल्पों को ज्यादा ताकत दे सकता है। फिर एक और दिलचस्प विचार आता है जीवन में स्थिर होने का, सेटलिंग डाउन। हाँ, ये अक्सर लोग कहते हैं ना कि अब लाइफ में सेटल होना है। हाँ, बेनेट अपने 40 साल की उम्र के आसपास ये सोचते हैं कि भाई जिंदगी से क्या मिला, क्या मिलने वाला है, इसका हिसाब किताब कौन करता है? ये सवाल तो कम ही लोग पूछते हैं खुद से। ज्यादातर लोग बस चलते जाते हैं। सही कहा। तो बेनेट की सलाह क्या है इस पर? उनकी सलाह बड़ी सीधी और गहरी है। वो कहते हैं जीने की तैयारी में जीना मत भूलिए। वाह। हाँ, जीने की तैयारी में जीना मत भूलिए। हाँ, मतलब भविष्य की योजनाएं बनाना, लक्ष्य रखना, ये सब ठीक है, पर इस चक्कर में आज को, जो पल अभी है, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। वही तो असली जिंदगी है। असल खुशी, वो कहते हैं, बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे स्वभाव पर, हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। तो सेटल डाउन होने का उनका क्या मतलब है? उनका मतलब है जीवन में तुरंत स्थिर हो जाएं, अभी, इसी पल, यानी वर्तमान का मजा लेना सीखें। जो है, जैसा है, उसमें खुशी ढूंढना सीखें, अभी और यहीं। देश सेवा नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये पूरी तरह से निजी पसंद और सहूलियत का मामला है। लोग अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए शादी करते हैं, और यही ठीक भी है।
ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात कह दी उन्होंने। हाँ, वो उस समय के कुछ विचारों का जिक्र भी करते हैं, शायद आबादी पर मार्क्स के जो विचार थे उनका, कि लोगों का बर्ताव जो है वो हालात के मुताबिक बदलता है। अगर शादी की उम्र बदल रही है या लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो ये बदले हुए सामाजिक आर्थिक हालात का नतीजा है, ये कोई नैतिक गिरावट नहीं है। चीजें अपने आप ढल जाती हैं। हाँ, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन। फिर वो शादी को एक एडवेंचर की तरह देखते हैं, एक रोमांच। रोमांच कैसे? हाँ, खासकर उस अकेले आदमी के नजरिए से जो सोच रहा है कि शादी करे या ना करे, उसके दिमाग में क्या क्या चलता है। आजादी खोने का डर, हाँ ये तो होता है, अकेले बुढ़ापे का डर, बच्चों की जिम्मेदारियों की फिक्र, प्यार के फीके पड़ जाने का खतरा, ये सब ख्याल आते हैं। और वो शादी के टिकने पर कुछ आंकड़े भी देते हैं शायद। हाँ, थोड़े निराशाजनक से कहते हैं शायद 33% रिश्तों में स्नेह बना रहता है, 50% में उदासीनता आ जाती है और 16% में तो नापसंदगी। अरे बाप रे, ये तो डराने वाले आंकड़े हैं। हाँ, लेकिन इन सारे जोखिमों के बावजूद बेनेट शादी को एक शानदार अनुभव, एक अनोखा रोमांस मानते। अच्छा, क्यों? उनका मानना है कि जो अनोखा साथ, जो अपनापन इसमें मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। पति पत्नी के बीच जो एक खास रिश्ता बनता है वो अपने आप में बेशकीमती है। हाँ। उन्होंने अंग्रेजी और फ्रांसीसी तरीकों की तुलना भी की है। अंग्रेजी तरीका जो रोमांस पर आधारित है और फ्रांसीसी तरीका जो समझौते या व्यावहारिकता पर ज्यादा आधारित है, एक तरह की अरेंज्ड मैरिज जैसी। तो बेनेट किसे बेहतर मानते हैं? वो अपनी पसंद तो रोमांस वाले अंग्रेजी तरीके को बताते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर रोमांस ना मिले तो समझौते वाली शादी करने में भी कोई हर्ज नहीं। अच्छा। उनका कहना है कि कोई भी शादी बुरी नहीं होती, बस कुछ दूसरों से बेहतर होती है। मूल बात यह है कि शादी जीवन का एक अहम रोमांच है जिसे अनुभव करना चाहिए। अच्छा, अब किताबों पर आते हैं। बेनेट तो खुद एक बड़े लेखक और किताबी कीड़ा थे। हाँ बिल्कुल। तो वो किताबों के सिर्फ कंटेंट पर नहीं, उनके रूप रंग पर भी बात करते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट पर। ये दिलचस्प है, क्या कहते हो? उन्हें वो एक जैसी दिखने वाली सस्ती किताबों की सीरीज पसंद नहीं थी। कहते थे ये किताबों की फौज लगती है, उनकी अपनी पहचान खो जाती है। और किताब का आकार, साइज वो भी मायने रखता है। उन्होंने मिसाल दी कि मिल्टन की महान कविता पैराडाइज लॉस्ट को अगर जेब में रखने लायक छोटी सी किताब बना दिया जाए तो उसका वजन, उसका महत्व कम हो जाता है। वाह, ये तो किताब के व्यक्तित्व और उसके प्रति सम्मान की बात हुई, जैसे हर किताब की अपनी एक आत्मा होती है। हाँ बिल्कुल, बेनेट के लिए किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं थी, बल्कि एक पूरा अनुभव थी। उसे हाथ में लेना, शेल्फ पर देखना, इसका भी अपना एक महत्व है। और किताबें खरीदने के बारे में उनका क्या नजरिया था? फिलॉसफी ऑफ बाइंग बुक्स। हाँ, ये भी बड़ा मजेदार है। बेनेट कहते हैं जरूरी नहीं कि आप खरीदी हुई हर किताब पढ़ें। क्या बात कर रही हैं, ये तो हम जैसों के लिए बड़ी राहत की बात है। हाँ, उनके पास भी वो कहते हैं सैकड़ों ऐसी किताबें थीं जो उन्होंने नहीं पढ़ी थी। अच्छा, वो कहते हैं सिर्फ उन्हें अपने पास रखना, उनका शेल्फ पर होना भी एक तरह का सुकून देता है, एक माहौल बनाता है। पढ़ना कोई कर्तव्य नहीं है, पढ़ना आनंद के लिए है। पर किताब फिर दिन क्यों पर पढ़नी ही नहीं है? उनका तर्क है कि किताब खरीदने के सिर्फ 2 कारण होने चाहिए। पहला, क्या ये एक अच्छी किताब है? ठीक है। और दूसरा, क्या इसे अपने पास रखने की, इसे ओन करने की इच्छा है? बस। हाँ, आप इसे पढ़ेंगे या नहीं ये बात की बात है, ये मायने नहीं रखता। किताबों को घर में रखना ही अपने आप में एक गुण है। एक अच्छी लाइब्रेरी बनाना जरूरी है, चाहे आप उसे पूरा पढ़ पाएं या नहीं। ये नजरिया तो काफी अलग है। अब आते हैं सफलता पर, सक्सेस। इस पर भी बेनेट की राय बड़ी खरी है, थोड़ी हटकर। हाँ, वो सफलता के विज्ञान या कामयाबी के नुस्खों का काफी मजाक उड़ाते हैं। क्यों? वो कहते हैं भाई, सफलता का मतलब ये है भीड़ से अलग होना। तो अगर सब सफल हो जाएं तो फिर सफलता का मतलब ही क्या रहा? वो सबके लिए कैसे मुमकिन है? ये बात तो है। और सच तो ये है, वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग असल में वैसी बड़ी सफलता चाहते भी नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? वो छोटे शहर का उदाहरण देते हैं। कहते हैं जिन्हें वाकई बड़ी सफलता चाहिए होती है वो शहर छोड़ देते हैं, बड़े शहरों में चले जाते हैं। हाँ। बाकी लोग अपनी शांत, छोटी, आरामदायक दुनिया में खुश रहते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। सफलता पाने वालों का स्वभाव, उनका टेम्परामेंट थोड़ा अलग होता है। कैसा? उन्हें चुनौती पसंद होती है, थोड़ी उथल-पुथल, थोड़ी बेचैनी में उन्हें एक तरह का आराम मिलता है। वे लगातार मौके की तलाश में रहते हैं। और वो जो किताबें होती हैं ना, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा, जो बताती हैं कि सफल कैसे बने। हाँ, मेहनत करो, पैसे बचाओ, सुबह जल्दी उठो। बेनेट इनकी कड़ी आलोचना करते हैं।
वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि सफल लोग बहुत मेहनती या बहुत किफायती या बहुत समझदार हों। अरे तो फिर? वो कहते हैं वे आलसी भी हो सकते हैं, फिजूल खर्च भी हो सकते हैं और यहाँ तक कि औसत बुद्धि के या मूर्ख भी हो सकते हैं। सफलता सिर्फ अच्छे गुणों से नहीं मिलती। तो फिर मिलती कैसे? अगर मेहनत और समझदारी ही सब कुछ नहीं है तो? बेनेट मोटे तौर पर 3 वजह बताते हैं। अच्छा। पहली, सिर्फ किस्मत, लक। अच्छा। दूसरी, सफल होने का एक खास हुनर या जुनून, एक तरह की प्रतिभा। इसमें लगातार कोशिश करना, मौके पहचानना और कभी-कभी जो आम समझ है उसके विपरीत काम करना भी शामिल है। लीक से हटकर सोचना। हाँ, और तीसरी वजह है वाकई बहुत ऊंची काबिलियत, असली टैलेंट। लेकिन वो कहते हैं ये बहुत दुर्लभ है, शायद 10% मामलों में ही होता है। तो ज्यादातर सफलता किस्मत या उस खास जुनून का नतीजा है। अच्छा, एक और विषय है छोटी बनावटें, पेटी आर्टिफिशियलिटीज। जो लोग आजकल के रीति रिवाजों की, कन्वेंशंस की आलोचना करते हैं ना, हाँ। कि ये सब दिखावा है, बनावटीपन है, बेनेट उनसे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि ये रीति रिवाज, ये बनावटें जरूरी हैं। जरूरी क्यों? वो कला का उदाहरण देते हैं। जैसे कला में किसी ढांचे या फॉर्म की जरूरत होती है, पेंटिंग में, संगीत में, वैसे ही जिंदगी में इन रिवाजों की जरूरत होती है। ये क्या करते हैं? ये समाज को एक ढांचा देते हैं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सिखाते हैं। जैसे किसी के यहाँ मिलने न जा पाने पर अपना कार्ड भेजना, ये एक तरीका है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का बिना ज्यादा समय लगाए। हाँ, समय भी बचाते हैं। हाँ, और ये जीवन में एक तरह का अनुशासन और संतुलन लाते हैं, जो सौंदर्य के लिए, ग्रेस के लिए जरूरी है। इंसान हर वक्त, वो कहते हैं ना, ऊंची सोच या खुद को बेहतर बनाने के तनाव में नहीं रह सकता। ये रिवाज, ये छोटी छोटी रस्में थोड़ी राहत देती हैं, जिंदगी को थोड़ा आसान बनाती हैं। और अब आते हैं बिल्कुल अंत में। बेनेट अपने निजी संतोष का राज बताते हैं, द सीक्रेट ऑफ कंटेंट। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। क्या राज है उनका? वो कहते हैं कि उनका संतोष किसी मानसिक या शारीरिक चीज से नहीं आता, मतलब दिमाग की तेजी या सेहत से नहीं। तो फिर? बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक एहसास से आता है। ये एहसास कि इंसान के अंदर दिमाग से भी ऊंची कोई चीज है, आत्मा, चेतना। हाँ, आप उसे आत्मा कहें, चेतना कहें या कुछ और, एक ऐसी शक्ति जो दिमाग को देख सकती है, उसे काबू कर सकती है। वो कहते हैं, मैं दिमाग का मालिक हूं, दिमाग मेरा नौकर। ये गहरा विचार है, इसे साधा कैसे जाए? इसे नियमित ध्यान या चिंतन से साधा जा सकता है। वो 2 मुख्य विचारों पर मन टिकाने को कहते हैं। पहला, ये एहसास के जीवन की जो मूल शक्ति है, जिसे वो फोर्स या एनर्जी या लाइफ कहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होती, अविनाशी है। और हम सब उसी एक अटूट अविनाशी शक्ति का हिस्सा हैं। इससे क्या होता है? ये सोच हमें रोजमर्रा की परेशानियों, नुकसान, हादसों से ऊपर उठने में मदद करती है। अगर मेरी ट्रेन छूट जाए या कोई आर्थिक नुकसान हो जाए, तो मैं खुद को याद दिला सकता हूं कि मेरा जो असली स्वरूप है वो इन चीजों से परे है, वो अविनाशी है। ये शांति देता है। हाँ, और दूसरा विचार इसी से जुड़ा है। चूंकि सब उसी एक शक्ति का हिस्सा है, तो इसका मतलब हुआ कि सब एक हैं। सब एक हैं? हाँ, वो एक शायद किसी भारतीय कहावत का जिक्र करते हैं, दिल्ली के रास्ते में 100 आदमी मिले और वे सब मेरे भाई थे। अच्छा। इस विचार पर कि हम सब एक हैं, लगातार सोचने से, मनन करने से सबके लिए हमदर्दी पैदा होती है, यूनिवर्सल सिंपैथी, सहनशीलता आती है, करुणा का भाव जागता है। और दूसरों को जज करने की आदत कम होती होगी? बिल्कुल, दूसरों पर गुस्सा करना, उन्हें आंकना, ये आदतें कम हो जाती हैं, क्योंकि आप उनमें खुद का ही एक अंश देखने लगते हैं। तो बेनेट के लिए संतोष का रहस्य इन्हीं 2 चीजों में है। हाँ, वो मानते हैं कि सच्ची शांति, कामनेस और सच्ची करुणा, चैरिटी में ही संतोष का असली रहस्य छुपा है। और वो ये भी मानते थे कि जितना ज्यादा व्यक्ति सोचता है, उतना ही खुश रहने की संभावना होती है। हाँ, ये आम धारणा के विपरीत है कि ज्यादा सोचने वाले दुखी रहते हैं। उनके लिए मानसिक स्पष्टता और ये जो आंतरिक शांति है, यही खुशी की कुंजी थी। तो ये थे आर्नल्ड बेनेट के कुछ दिलचस्प और कभी-कभी थोड़े चौंकाने वाले विचार। हाँ, दिमाग तेज करने के तरीकों से लेकर जिंदगी जीने, रिश्ते निभाने, किताबें खरीदने और यहाँ तक कि सफलता को समझने तक। 100 साल से ज्यादा पुरानी बातें हैं, पर सोचने के लिए कितना कुछ है इनमें। बिल्कुल।
कुछ बातें शायद आज के ज़माने में थोड़ी पुरानी लगें, जैसे शादी पर उनके कुछ विचार शायद उस समय के समाज के हिसाब से थे। हाँ, हो सकता है। लेकिन बहुत कुछ मुझे लगता है आज भी उतना ही ज़रूरी है। खासकर मन पर काबू पाने की तकनीकें, एकाग्रता बढ़ाने के अभ्यास। और वर्तमान में जीने का महत्व, वो जीने की तैयारी में जीना मत भूलिए वाली बात। हाँ, वो बहुत अहम है। और संतोष पाने का उनका बताया रास्ता, शांति और करुणा का अभ्यास, ये तो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। बेनेट का वो जो आखिरी विचार है, शायद सबसे गहरा है, ये एहसास कि हम सब उस एक अनंत अविनाशी शक्ति का हिस्सा हैं। हाँ, और इसलिए एक तरह से सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही हैं। क्या इसी गहरी समझ में, इसी जुड़ाव के एहसास में असली संतोष का राज छिपा है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल हम अपने सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़ते हैं।